नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मतलब दोनों चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। ठीक है, सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द सेकंड अल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। देखो, मान लो कि आपको कहीं पर पैसा इंटरेस्ट पे देना है। ठीक है, ये आपको ब्याज पे, आपके पास दो सोर्स है कि आप दो ब्याज पे पैसा दे सकते हो। एक को आप 6% पे दे सकते हो, एक को आप 4% पे दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपने सोचा कि मैं इसे देता हूँ क्योंकि आपके कुछ इमोशनल अटैचमेंट थे, आपके फ्रेंड थे, आपकी जान पहचान थी, जो भी रीजन रहा हो। ठीक है, तो जो भी रीजन रहा हो वो आपके क्या कहता है, आपने क्या करा, इन्हें 4% के रेट पर क्या कहते हैं अपना पैसा दे दिया इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन था, मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था जो कि आप 6% पे दे सकते थे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी। ठीक है, और गवा दी मतलब आपको नुकसान, मतलब कॉस्ट। और वो क्या थी आपके पास, अपॉर्चुनिटी। मतलब जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और आप उनमें से सभी को त्याग दो और एक को ही हम ले सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हमने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया और हमने किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को लिया। तो उसी को बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स थे हमारे पास। तो किसी काम को करने के अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, और किसी चीज, कोई भी चीज हो वो आपकी, अगर उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो उस केस में ही हम उस कंडीशन को ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी, उसे हम डील करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ठीक है, अब डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द सेकंड अल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड अल्टरनेटिव वैल्यूज की बात कर रहा है। फैक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी हमने देखा। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार और यहाँ पर विस्तार से पढ़ लेंगे और भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे रब कर देता हूँ। वहां पर हमने एक अच्छा खासा एग्जांपल लिया था। ठीक है, याद होगा आपको, हमने वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे और उसके बदले फिर हम राइफल का भी करने लगे थे। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हम इसका 100 कर रहे थे। फिर तो इसका जब 0 कर रहे थे, इसका 1 करा, तो हमने इसका 90 करा, फिर 7 जब इसकी 2 यूनिट करते थे 70 करा। तो जैसे जैसे हम इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते गए राइफल का, वैसे वैसे प्रोडक्शन वीट का डिक्रीज होता गया। ठीक है, और जो डिक्रीज हो रहा था, जैसे हम 90 100 कर रहे थे वीट का प्रोडक्शन और राइफल, तो हमने देखा कि तब हम सारे रिसोर्सेज किसके प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे थे, वीट के। ठीक है, जैसे हमने इसकी 1 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो हमने कितनी यूनिट इसके हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ी, 10 यूनिट सैक्रिफाइस करनी। 2 करी तो 70, 3 करी जब हमने इसकी यूनिट 40 पे पहुंच गए हम, और जैसे हमने 4 करी तो 0 पे पहुंच गए। तो हम ये देख रहे थे कि वीट का हमने जो प्रोडक्शन करा, ठीक है, तो सब सारे रिसोर्सेज हम यूज कर रहे थे प्रोडक्शन करने के, वीट के गेहूं को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही हमने प्रोडक्शन 1 यूनिट इसकी प्रोड्यूस करी, तो हमें हमें कितना सैक्रिफाइस करा, 10 यूनिट का सैक्रिफाइस करा। उसी को हमने बोला मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफर सब्स्टिट्यूशन, एमआरटीएस, इसी को हमने बोला। तो जो हमने सैक्रिफाइस करा, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हम इसका 0 प्रोड्यूस कर रहे थे और इसके बीच में हमने कितना करा, 10 यूनिट का। तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन थे कि मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं या 10 यूनिट प्रोड्यूस करूं। ऑल्टरनेटिव था मेरे पास, इसके बदले में मैं ये प्रोड्यूस कर सकता था। ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, मैंने वो अपॉर्चुनिटी गवाई, तो यही तो ना ऑल्टरनेटिव मेरे पास था कि इसके बदले में मैं इसे प्रोड्यूस कर सकता था। ऑल्टरनेटिव था मेरे पास, दूसरा ऑप्शन था।
तो मैं इसे नहीं करा, मैंने इसके बदले में मैंने क्या प्रोड्यूस करा, 1 यूनिट राइफल की मैंने क्या करी, प्रोड्यूस करी। राइफल की 1 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी, और राइफल की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 10 यूनिट इसकी गंवानी पड़ी, रिप्लेस करनी पड़ी। तो 10 यूनिट किससे रिप्लेस हो गई, 1 यूनिट से रिप्लेस हो गई। तो इसलिए मैंने इसे क्या बोला, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। और आपको पता है कोई भी गैप लेंगे तो सब मार्जिन बोलते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि के बदले हम 10 कर सकते, नहीं करी थी, कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया। तो फिर हम यहाँ से अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व से। प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड in terms of the loss of output y for every additional unit of x produced। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं इसे गुड्स x ले लूं और इसे गुड्स y ले लूं, तो मैं मैंने क्या देखा, ठीक है हाँ। तो अगर मैं इसे गुड्स y ले लूं और इसे गुड्स x ले लूं, तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं गुड्स x का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज करता जा रहा हूं, तैसे तैसे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि लॉस होगा, किसका होगा, हाँ ठीक है, y लिया ना हमने से, हाँ ठीक है, लॉस होगा आउटपुट ऑफ y। ठीक है, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसका हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्शन किसका इंक्रीज कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं राइफल का। जितनी यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे उस हिसाब से इसका भी उसी रेशियो में वीट का भी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना। कि अगर हम पे 10 बीघा खेत है, और अगर मैं सारा खेत में अगर गेहूं उगा रहा हूं, गेहूं की खेती कर रहा हूं, अगर पूरे खेत में मैं गेहूं की खेती कर रहा हूं, तो मेरे पास तो 100 यूनिट ही आएंगी ना। लेकिन अगर मैंने इतनी लैंड चावल के लिए कर ली, तो अब थोड़ी ना 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अब तो मैं 90 यूनिट्स, मान लो 90 यूनिट इसकी गेहूं की प्रोड्यूस कर पाऊंगा, और चावल की 1 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर मैं और इसका ले लूं, तो अब मैं 2 यूनिट इसकी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ और 70 यूनिट इसकी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज कि हमें जैसे मैंने x का प्रोडक्शन इंक्रीज करा, तैसे y का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे करते हैं, एवरी एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर मैं इसे देखूं तो मुझे पता है कि y फॉर्मूला मेरा क्या है, एक बार दोबारा से देखते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम और कैसे लिख सकता हूं मैं, y2 में से माइनस y1, x2 में से माइनस x1, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ये 40 इनका गैप आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड 90 में से अगर मैं माइनस कर दूं 100, ठीक है, ये मेरा y था, और इसमें से क्या कहते हैं ये, सॉरी ये रहा, 1 में से माइनस कर दो दिस, तो मुझे कितना लॉस हो रहा है कि यहाँ पर 10 यूनिट का। ठीक है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 यूनिट का लॉस हो रहा है। माइनस में मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि मुझे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कितने यूनिट्स का लॉस हुआ, 10 यूनिट्स का लॉस हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो 40 वाले को, तो मुझे पता है पहले मेरे, ठीक है 40 वाले को, तो अब मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 0। पहले कितना कर रहा था, 40, इससे पहले 40 कर रहा था। अब मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 3, इससे पहले मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 3, सॉरी पहले अब मैं कितना कर रहा हूँ, 4, अब कितना कर रहा हूँ, 3 दिस, अब मैं कितना करूंगा, 1। ये कैसे लिख सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ, हाँ। तो मेरे पास कितना हो गया, 40 आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी हमने देखा ये, तो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ये शो करके दिखाओ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये कर रहे थे कि जब हम प्रोडक्शन y1 और इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, x इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, तो y इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, और x इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, y इतना प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे x का प्रोडक्शन थोड़ा सा हमने बढ़ाया, तो हमारा y का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ। तो x कितना इंक्रीज करा, इतना इंक्रीज करा, यहाँ से यहाँ इतना इंक्रीज करा, तो y कितना डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली इसे इंक्रीज करा,
और इसे डिक्रीज करा, इसके बदले इसके बदले में इतना हमने प्रोड्यूस किया, ये चीज हम अब तक देखते आ रहे हैं। और जितना सेक्रीफाइस करा वो ये था, ये रेशो आया कि हमने देखा कि इसे डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये है, और जब इसके बीच का गैप ले रहा हूँ तो ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये डार्क ये दिख रहा है आपको, ये हिस्सा हमारा हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये कर्व हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये हमारा एमआरटीएस, ठीक है। अब इस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस डायग्राम को अब हमें एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एग्जाम में एक्सप्लेन करते हैं, ऑलमोस्ट सारे डायग्राम्स ऐसे ही एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो आप डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहे साथ ही साथ, ओके गाइस। तो दोस्तों देखते हैं इन दी अबव गिवन डायग्राम, जब आप लिखेंगे तो डायग्राम ऊपर बनेगा, ठीक है। मान लो कि ऊपर ये, तो इसलिए मैंने इन दी अबव गिवन डायग्राम करा है, ठीक है। अगर वो आप जैसे कि आपके पास 2 पेजेस हैं, अगर आपने इस नेक्स्ट पेज पे लिखा है, इस पेज पे डायग्राम बनाया, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, तो आप लिख देना कि भाई कि जो पीछे का पेज है उस हिसाब से लिखना, ठीक है। So in the above given diagram presenting goods x, तो goods x at the origin to x axis, ठीक है। तो हम देख रहे हैं origin से x axis पे क्या है, हमने goods x को, सॉरी यहाँ पे x, goods x को रिप्रेजेंट किया है, goods x को रिप्रेजेंट किस पे कर रहे हैं, ox पे, एंड goods y को at the origin से y पे किसको कर रहे हैं, goods x को कर रहे हैं, ठीक है। goods x को कर रहे हैं, ये हमने एक्चुअली क्या होता है हम बताते हैं इसकी क्या कहते हैं बारे में कि डायग्राम में क्या क्या है, ये बताते हैं कि x हमारा x गुड्स हमारा y एक्सिस o एक्सिस पे है, और गुड्स y हमारा o y एक्सिस पे है। तो ये चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ पे बताते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या इस डायग्राम में हो रहा है, वो चीजें हम लिखित में, रिटर्न में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो गुड्स एट ओरिजिन से y एक्सिस, एंड पीपीसी क्या बता रहा है, पीपीसी का है, पीपीसी रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो पीपीसी क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हेन सैक्रिफाई, और जब हम सैक्रिफाई क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स y के जब प्रोडक्शन करते हैं टर्म्स में y, और y से y2 की टर्म्स में करते हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ x गुड्स x इन टर्म्स ऑफ x1 और x2, इतना प्रोडक्शन करते हैं, इतना हम इसका सैक्रिफाइस करते हैं, और इसके बदले में हम कितना करते हैं, इतना। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल यही ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम यही बना कराना है, तो अगर पेपर में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द रेट ऑफ ए बी, तो ये हमारा रेट हो गया ए बी, इतना डार्क वाले की बात कर रही है, इस कॉल दी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एमओसी, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर सब्स्टिट्यूशन एमआरटीसी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इस लेक्चर का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे रफ कर देता हूँ थोड़ा, जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम पूरे ही बोर्ड पर लिखेंगे उसे, डायग्राम से बस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं सब रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कि हमें चेंजेस बताने हैं पीपीसी कर्व में, कब कब चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पीपीसी कर्व हमारा चेंज हो जाए। देखो पीपीसी कर्व क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है इस तरह से, ठीक है। ये क्या बताता है, दो गुड्स के प्रोडक्शन में पॉसिबिलिटी, उनके कॉम्बिनेशन की, अगर हम गुड्स एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या गुड्स वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशंस बताता है कि कितनी इस पर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी, और वाई की कितनी। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचूं इस तरीके से, तो ये कर्व मुझे इतना बताएगा कि मैं x की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और y की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर इसी लाइन को मैं इस तरीके से कर दूं तो x की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, y की इतनी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर इसी लाइन को इस तरीके से कर दूं तो x की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और y की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये मुझे कॉम्बिनेशंस बताता है, पॉसिबिलिटीज बताता है कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चेंजेस कब 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 आ सकते हैं, मान लो हमारा ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। आपके पास 10 बीघा खेत है, ठीक है,
और मान लो कि अब आपके पास 10 बीघा खेत है, तो आप इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। इसमें आप दो कमोडिटी का यूज कर रहे थे, गेहूं उगा रहे थे एंड चावल, दो कर रहे थे, इसमें दो की खेती कर रहे थे। अगर इसी को मैं 10 बीघा खेत को बढ़ाकर आपके 20 बीघा खेत कर दूं, या 15 बीघा ले लेते हैं, 15 बीघा कर दूं, ठीक है, 15 बीघा खेत कर दूं, तो क्या जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व था ऐसा, क्या हमारा प्रोडक्शन, तब मैं गेहूं कितना प्रोड्यूस कर रहा था, इतना प्रोड्यूस कर रहा था, चावल कितना प्रोड्यूस कर रहा था, इतना, कब, जब मेरे पे 10 बीघा खेत था, चावल में इतना प्रोड्यूस कर रहा था और गेहूं इतना प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ गेहूं प्रोड्यूस करता था तो इतना करता था 10 बीघा खेत में, और जब मैं सिर्फ और सिर्फ जब गेहूं प्रोड्यूस नहीं करता था तो मैक्सिमम में चावल कितना प्रोड्यूस करता था, इतना प्रोड्यूस करता था। अब मेरा कितना खेत बढ़ चुका है, अब 15 बीघा है, तो ऑब्वियसली अब मैं गेहूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गेहूं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इतना तो प्रोड्यूस नहीं करूंगा, अब ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, कम से कम इतना प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं गेहूं नहीं सिर्फ चावल प्रोड्यूस करूं तो इतना प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस आ सकता है जब मेरे रिसोर्सेस में चेंजेस आ जाए, जब मेरा रिसोर्सेस बढ़ जाए। जो मेरी खेती थी, ठीक है, मेरे पास 10 बीघा खेत था, मेरे पास 15 बीघा खेत है, और अब मैं 15 बीघा खेत का यूज कर रहा हूँ, तो अगर मेरा ये बढ़ जाए तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ, अब मेरा प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसे उल्टा एग्जांपल ले लूं, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं उल्टा ले लूं कि जब मैं कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता, किसकी, चावल की, तब मैं कितना प्रोडक्शन करता हूं गेहूं का, मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। और जब मैं कोई भी यूनिट गेहूं की प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ चावल प्रोड्यूस करता हूं, सारे रिसोर्सेज में मैं चावल प्रोड्यूस करने के लिए लगाता हूं, तो मैं मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस करता हूं। कब, जब मेरे पे 10 बीघा खेत था, ये 10 बीघा खेत है, ठीक है। लेकिन अगर अब मुझ पे मान लो कि 7 बीघा खेत बचा है, सॉरी हाँ, 7 बीघा खेत है, अब 10 बीघा खेत नहीं मेरे पास, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 बीघा खेत है, तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ गेहूं प्रोड्यूस करूं तो अब मैं इतना तो प्रोड्यूस कर नहीं पाऊंगा, कम से कम कुछ तो कम होगा, और सिर्फ चावल तो कुछ तो कम होगा, तो इसका मतलब मेरा ही डिक्रीज हो जाएगा। तो जब रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीज कर जाता है, या डिक्रीज करते हैं तो रिसोर्सेज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब और कौन सी कंडीशन हो सकती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाए, पहली तो हमने देख ली रिसोर्सेज में जब चेंजेस आते हैं तब होता है। अब टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस आ जाए, मान लो कि आप पे 10 बीघा खेत है, ठीक है, और ये आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये आपको बता रहा है इतना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, ये आपका गुड्स एक्स है और ये आपका गुड्स वाई है, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये पीपीसी है, दिस कर्व इज द पीपीसी कर्व। ये आप पे 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि मान लो कि आप चावल, अच्छा इसे चावल गेहूं ले लेते हैं ना, गेहूं ले लेते हैं इसे, ताकि अच्छा और समझ में आएगा, तो इसे हम चावल ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ये करा कि जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, गेहूं के प्रोडक्शन में, ठीक है, मैंने अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करा, ठीक है, चावल के में नहीं करा, गेहूं के में करा, सिर्फ गेहूं के में। तो सीधी सी बात है, अगर मैं गेहूं के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं अच्छी, इफिशिएंट, ठीक है, तो तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन जो मैं इतना कर पा रहा था वो मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जब मैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करूंगा और भी अच्छे रिसोर्सेज यूज करूंगा और इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, तो मेरा प्रोडक्शन, बट इसमें मैंने यूज नहीं करा, ठीक है, तो मैं इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर पाऊंगा, सिर्फ इतना ही कर पाऊंगा, बट इसमें मैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है, इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहा हूँ, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, टाइम भी बच रहा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो ये मेरा इस तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर वहीं जो टेक्नोलॉजी, अगर मैं इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहा,
जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था वो और मैंने कम कर दी, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। वही एक्स के केस में, अगर मैं एक्स के केस में करूंगा तो एक्स में मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक्स के केस में अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा और बेकार टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन एक्स में भी कम हो जाएगा। ये समझ में आया? अब थोड़ा देसी एग्जांपल के से ले लेते हैं, चलो ठीक है। मान लो कि एक मशीन है, जब मैं गेहूं के प्रोडक्शन में जाता हूं तो मशीन मुझे इतना प्रोड्यूस करके देती है, ठीक है। लेकिन वहीं मैंने 4 मशीन का यूज कर दिया सिर्फ सिर्फ एक्स में। मान लो कि इसमें मैंने 4 मशीन, जब मैं 2 मशीन इसमें यूज कर रहा था, ठीक है, और जब 2 मशीन प्रोडक्शन के लिए इसमें यूज कर रहा था, तब हमारा, जब मैं सारे के सारे चारों मशीन यूज करता तब मेरा इसमें प्रोडक्शन इतना होता था, और जब मैं मशीन इसका यूज करता हूँ, सॉरी मशीन इसका यूज करता हूँ तो इतना मैक्सिमम, जब सारी की सारी मशीन का प्रोडक्शन करता हूँ तो मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन चावल का कर पाता हूँ, और जब गेहूं में करता हूँ तो मैक्सिमम इतना कर पाता हूँ। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ गेहूं के लिए एक मशीन और बढ़ा दी गेहूं के लिए, तो सीधी सी बात है कि फिर तो मेरा और प्रोडक्शन किसके लिए बढ़ जाएगा, गेहूं में बढ़ जाएगा। लेकिन मशीन में तो मैंने सिर्फ 2 ही वही मशीन यूज कर रहा हूँ कि इसके लिए तो मैं 2 ही करूंगा, बट इसके लिए मैं 3 कर रहा हूँ तो इसका प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं 2 ही मशीन यूज कर रहा हूँ, अब मैंने 2 से घटा के इसके लिए भी 2 से घटा के मान लो मैंने 3 कर दी, तो मेरा प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, अगर मैं रिसोर्सेज वाई के लिए इंक्रीज कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन मेरा इसका, ठीक है। और जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो मेरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसी वाई के केस में समझ में है दोस्तों? अब हम एक बार यहां समझ लेते हैं, ठीक है। चेंजेस इन पीपीसी, 2 तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिसोर्सेज में भी 2 चीजें हो सकती है, या तो रिसोर्सेज कम होंगे, जैसे हमने एग्जांपल देखा था 10 बीघा खेत का हमारे पास 15 बीघा खेत हो गया था इंक्रीज में, और जब 10 बीघा खेत था तो 7 बीघा खेत हो गया था डिक्रीज में। जब रिसोर्सेज इंक्रीज करे तो पीपीसी कर्व भी इंक्रीज करा, आगे बढ़ा, ठीक है। और जब हमारे रिसोर्सेज घटे तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन भी गिरा, तो पीपीसी कर्व भी डाउन ना डिक्रीज हुआ, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाला देखते हैं। टेक्नोलॉजी में 2 चीजें, चेंज इन टेक्नोलॉजी इन रेफरेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी ये पूरा लिख लेना, इन रेफरेंस ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है। तो हम गुड्स एक्स के रेफरेंस में देखते हैं टेक्नोलॉजी का, पहले यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन रेफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन रेफरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, स्पेस की कमी थी इसलिए यहाँ पर, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रेफ टैग लिख दिया टेक्नोलॉजी को, रेफ लिख दिया रेफरेंस को, ठीक है। सो यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन रेफरेंस ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है। अगर मैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मशीन इसमें बढ़ा रहा हूँ, रिसोर्सेज पे ज्यादा कर रहा हूँ, तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स का वाई मेरा वही रहेगा। अगर डिक्रीज कर रहा हूँ, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है मेरा वाई एक्स का प्रोडक्शन घट जाएगा। वही केस अब मैं इसमें एक्स के लिए ले रहा था, अब मैं यहाँ वाई के लिए देखता हूँ। So change in the technology in reference of goods Y, use of efficient technology in reference of goods Y, ठीक है। अब मैं टेक्नोलॉजी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किस में यूज कर रहा हूँ, Y में, तो Y का प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर यूज करता हूँ, अगर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ इन रेफरेंस ऑफ गुड्स Y, तो उस केस में क्या रहेगा मेरे साथ, उस केस में अगर मैं इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो मेरा Y का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो गाइस इस डायग्राम को बना लो, अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो ऐसे डायग्राम बनाना, पहले एक शॉर्ट में इतना बनाना और सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं, क्योंकि आपको बुक पढ़नी है, वो ज्यादा कराते भी नहीं है, यही ज्यादा कराते हैं, तो उसमें आपको वो आपका होमवर्क है, ठीक है। वो आपको खुद मेहनत करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी छोटी मोटी चीजें बची है वो आपको खुद करनी है। बाकी ऑलमोस्ट हमने आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उनमें से काफी चीजें और भी आगे कवर हो जाएंगी। बाकी अब तक के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, खुद याद करना है, जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई है वो आप एक बार सेल्फ स्टडी करें बुक से, जो भी रह गए कुछ ज्यादा नहीं रहा, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक अपना ध्यान रखिए, मौज मस्ती भी करें, बट स्टडी को पहले करें, स्टडी पहले करें। एंड बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड टेक केयर ऑफ यू, एंड अच्छे से पढ़ाई करें, एंड ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।